बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम क्लियरेंस ये एक मुश्किल काम है और क्वेश्चन है कि सर कस्टम क्लियरेंस के मतलब वीडियो बना दें। एशिया ऑटो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखते लोग। चलें तो कस्टम क्लियरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दोनों में बता देता हूँ कि ये ना इंपोर्टर का काम है ना एक्सपोर्टर का काम है, और ये कस्टम क्लियरिंग वालों का काम है कस्टम क्लियरेंस कराना। और मैं आपको एक गुर की बात बता देता हूँ आसानी के लिए कि YouTube के ऊपर जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फ्री ट्रेनिंग वीडियो अपलोड करते हैं वो किसी एक फील्ड से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये सब लोग पूरे मास्टर नहीं हैं कि पूरे प्रोसेस के मास्टर हों। मैं अपने से शुरू करता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ है, एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन प्लस डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन का। और उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन होती थी, मतलब एलसी आती थी एक्सपोर्ट वालों को, और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अलहदा होते थे काफ़ी सारे, यान का अलहदा, फैब्रिक का अलहदा, प्रिंटेड फैब्रिक अलहदा, ग्रे फैब्रिक अलहदा, स्टिचिंग का अलहदा, ऐसे डिफरेंट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट होते थे, बड़े बड़े एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। ये पाकिस्तान की वो सबसे बड़ा ग्रुप है जो रिचेस्ट पर्सन सो एंड सो। तो अच्छा, अब उसके बाद फिर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का एक सेपरेट डिपार्टमेंट था जो कराची में था। वो कराची से कस्टम की अरेंजमेंट होते थे, कस्टम क्लियरेंस वहीं पे बीएल इशू होते थे, वहीं से फिर उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट बन जाते थे। ई फार्म फैसलाबाद से लेते थे, उस वक्त ये फैसलाबाद में इनका हेड ऑफिस था, फिर लाहौर शिफ्ट हो गया। तो ई फार्म फैसलाबाद से लेते थे डिफरेंट बैंक वाले पूरे पैड दे देते थे। अभी तो ऑनलाइन हो चुका है, तो हर बैंक अपना पूरा पैड दे देता है कि ले जाओ यार, जो मतलब जितनी यूज़ करने कर लो। और वो फॉर्म हम कराची भिजवा रहे थे वहाँ पे फिर बीएल आता था। एलसी एक्सपोर्ट वालों को आती थी फैसलाबाद, जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग करते थे वो उस एलसी की कॉपी भिजवाते थे कराची एक्सपोर्ट वालों को, जो डॉक्यूमेंटेशन करते थे कि भाई ये ज़रा स्टडी करो इस एलसी को और हमें बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या इसकी कोई अमेंडमेंट चाहिए तो बताओ, या ये क्लीन एलसी है और हम इसके ऊपर शिपमेंट कर दें बेफिक्र हो गए। तो फिर वो जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन वाले होते थे यानी शिपमेंट वाले, वो बताते थे कि इसमें एलसी में अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, या आपका ठीक है एलसी वर्केबल है, ओके। तो अब एक्सपोर्ट वाले शिपमेंट करते थे, उसकी लॉजिस्टिक भी वही कराची वाले अरेंज करते थे, जो भी कंटेनर वगैरह ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है। एक्सपोर्ट वाले जो फैसलाबाद में थे उनका सिंपल सा काम होता था कि मर्चेंडाइज को टाइमली अवेलेबल करना। यानी जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो ऑर्डर के लिए स्ट्रगल करता था, फिर एलसी आ जाती थी। स्ट्रगल तो कोई नहीं होती थी, सब रेगुलर कस्टमर लगे होते थे रिपीट ऑर्डर होते थे, और पता होता था कि किससे एनुअली कितना बिजनेस आना है और किस किस माह में आना है। उनकी शिपमेंट चल रही होती थी, सीजनल क्वांटिटी का आइडिया होता था उस हिसाब से। बल्कि ऑर्डर तो सरप्लस होते थे। एक्सपेंशन इसीलिए होती है कि एक यूनिट के बाद दूसरा फिर तीसरा लग रहा है, तो क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसलिए उनको एक्सपोर्ट मार्केटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो सिर्फ एलसी रिसीव करते थे और कराची भिजवा देते थे, वो कराची वाले ओके करते थे एलसी, और उधर वो अपना उसका मर्चेंडाइज जो भी प्रोडक्ट होती थी उसको तैयार ही होती थी चीज़ें, उसको पैक करवाते थे, रेडी करते थे, और कराची वालों से कहते थे कि भाई भिजवाओ इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो भी अरेंज की है कंटेनर वगैरह, तो ये शिपमेंट रेडी है। वो कंटेनर आते थे, लोड होते थे, कराची चले जाते थे, कराची वाले उनकी कस्टम अरेंजमेंट करते थे, और उसके बाद उनके बीएल वगैरह लेके डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। बिल ऑफ एक्सचेंज लगाया, इनवाइस लगाई, पैकिंग लिस्ट लगाई, बिल ऑफ लीडिंग लगाया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाया, ई फॉर्म जो
फैसलाबाद से जाते थे बैंकों के, जिस बैंक से वो करवानी है नेगोशिएशन, लिमिट्स होती थी बैंकों की, पता होता था किससे कितना रीफाइनेंस लिया हुआ है और कितनी इसको परफॉर्मेंस देनी है इस साल में। तो उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ बैंकों में डेली कोई 40-50 डॉक्यूमेंट्स आते थे, मतलब 40-50 कंटेनर के डॉक्यूमेंट्स आते थे। वो 5-10 डॉक्यूमेंट किसी बैंक में, 5-10 किसी बैंक में, 2-3 किसी में। तो इस तरह से दौड़ लगी रहती थी जी बैंकों में। फिर उनके वो PRC या पता नहीं क्या, वो जो रिसीट होती है वो कलेक्ट करना, अभी काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें जेन से निकल भी गई हैं। फिर उनकी रियलाइजेशन सर्टिफिकेट कलेक्ट करना, डेबिट क्रेडिट इनवॉइसेस, बैलेंस चेक करते रहना, ये सारा कुछ, ये फिर फैसलाबाद होता था, यानी कि जो मेरे एंड के ऊपर था। तो इस तरह से। और इंपोर्ट में बता दूं कि इंपोर्ट में जो कस्टम क्लियरेंस, वो भी कस्टम क्लियरिंग एजेंट ही करता है। जब भी डॉक्यूमेंट्स आते थे बैंक में तो बैंक वाले इन्फॉर्म करते थे। कैश पहले ही अवेलेबल होता है बैंकों में लाजदार बड़े ग्रुप्स का, बल्कि वो जो अकाउंट्स होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, मतलब डेफर्ड पेमेंट अकाउंट्स होते हैं, वो तो बैंकों के पास मिलियन ऑफ रुपीज़ जो मतलब क्रेडिट जो पड़ा होता है उसी में से डेबिट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो वो बैंक वाले बता रहे थे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, पैसे पड़े हैं, तो मैं कर रहा हूँ। तो बॉस कहता था भाई करवा लो इसको, जल्दी आज ही भिजवाओ कराची। तो वो बैंक से डॉक्यूमेंट्स लिए, उनमें से एक एक कॉपी ओरिजिनल निकाली, ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ओरिजिनल BL, और कोई सर्टिफिकेट हो तो उसकी कॉपी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, LC की कॉपी लगाई, इंश्योरेंस की कॉपी लगाई, परफॉर्मा इनवॉइस ओरिजिनल लगाया। तो ये सारे ओरिजिनल एक एक कॉपी लगा के तो कराची भिजवा देते थे। कराची वाले फिर कस्टम क्लियरिंग एजेंट को बताते थे, वो क्लियरेंस को आके फैसलाबाद कंसाइनमेंट भिजवा देता था और कंसाइनमेंट स्टोर में डिलीवर हो जाती थी। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं जो भी बोलता हूँ मैं इसके अंदर अंदर ही बोलता हूँ। मुझे मतलब कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैं, कुछ ऐसे काम होंगे जो मेरे हाथ से गुजरे हुए हैं तो वो मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा, और जो मेरे हाथ से नहीं गुजरा हुआ, जैसे कस्टम क्लियरेंस मेरे हाथ से नहीं गुजरी हुई, जैसे फ्रेट फॉरवर्डिंग वगैरह, मतलब रेट नेगोशिएट हो गए फ्रेट फॉरवर्डर से, बस ठीक है, लेकिन उससे आगे उनका इंटरनल प्रोसेस क्या है मैं नहीं जानता। तो बैंक को LC दे दी, बैंक से डॉक्यूमेंट्स ले लिए, I फॉर्म फिल करके दे दिया, वो बैंक स्टेट बैंक को भिजवा देता है। या कुछ बैंकों, मतलब इतना काम बैंक का इंटरनल आगे प्रोसेस स्टेट बैंक के साथ क्या है वो मैं नहीं जानता। तो अब ये जो काम है, ये सारे वो काम है जो सिर्फ एक एक बंदा जानता है। यानी जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट होगा वो सिर्फ कस्टम क्लियरिंग का जो काम है उसके मतलब बड़ी डिटेल से जानता होगा कि जी पहले DO लेना है, जाके उसमें DO लेने के लिए इतने पैसे होते हैं, फिर डिलीवरी ऑर्डर, शिपिंग लाइन से जो डिलीवरी ऑर्डर लेते हैं तो वो इंपोर्टर का ऑथराइज लेटर होगा, उसके साथ मेरी कंपनी का लेटर होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, पैसे जमा कराऊँगा, डिलीवरी ऑर्डर लूँगा शिपिंग लाइन से, फिर मैं कस्टम वालों के पास आऊँगा, फिर मैं GD फाइल करूँगा, फिर मैं ये सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ क्लियरिंग एजेंट बता सकता है। इसी तरह से जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो भी कहेगा जी कि हम मार्केटिंग करते हैं, लोगों से उनसे मिलते हैं, उनसे ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद फिर हम अपने काउंटर पार्ट जो उस एक्सपोर्टर के कंट्री में होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे रेट लेते हैं, और वहाँ से जिससे कम रेट मिलता है फिर हम एक अपना प्रॉफिट रख के उनसे नेगोशिएट करते हैं एक्सपोर्टर से, और फिर हम उनसे कंसाइनमेंट लेते हैं आगे, इस तरह से क्लियरेंस करवा के तो उसको भिजवा देते हैं। और ये भी सारा जितना इंटरनल प्रोसेस है ये कोई फ्रेट फॉरवर्डर ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। यानी जो उनके इंटरनल प्रोसेस है, मैं एक ओवरव्यू जो होता है वो बता सकता हूँ कि कैसे ये मतलब क्या काम है और उसकी क्या डिटेल है। और बैंक का काम कोई बैंकर बता सकता है कि जी हमारे पास जब LC आती है तो हम उसमें किस मार्जिन के ऊपर LC खोलते हैं, फिर स्टेट बैंक को कैसे रिपोर्ट करते हैं, मंथली I फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जब आते हैं तो कितने अपने पास रखते हैं, कितने ओरिजिनल इंपोर्टर को देते हैं, वगैरह वगैरह। ये भी डिटेल जो इंटरनल बैंकिंग का प्रोसेस है वो कोई बैंकर बता सकता है।
तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे सकता हूँ, जो काम के दौरान नॉलेज होता है कि बैंक किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेस मैं समझा सकता हूँ। तो अब जो मैं बता रहा था कि YouTube के ऊपर जितने भी लोग ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फ्री नॉलेज वीडियो दे रहे हैं, उनमें मुख्तलिफ लोग हैं। आप उनकी जब वो बोलते हैं या जिस टॉपिक के ऊपर वो उनकी वीडियो ज़्यादा है, तो उससे समझ सकते हैं कि ये बंदा इस लाइन से मुतल्लिका है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी या शिपिंग लाइन से मुतल्लिका है, तो उनकी ज़्यादातर वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है कि BL कैसे इशू होता है, BL की कितनी क्लासेस होती हैं। कुछ बैंकर ट्रेनिंग देते हैं YouTube के ऊपर, तो उनकी सारी की सारी वीडियो LC क्या होती है, इनक्यो टर्म्स क्या होती हैं, LC की क्लासेस को किस तरह से पढ़ते हैं, ये बड़ी डिटेल में उनकी वीडियोस हैं। तो इट मीन्स कि वो बैंकर हैं। और ऐसे ही कुछ लोग क्लियरिंग एजेंट है, जो कि शिपिंग लाइन और शिपिंग के जो टर्म्स हैं इस तरह से बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो शिपिंग लाइन से या क्लियरिंग एजेंट टाइप के लोग हैं जो अपनी वीडियोस YouTube पे अपलोड करते हैं। तो मकसद बताने का ये कि आप सिर्फ मुझ तक महदूद ना रहे। आप जब डिफरेंट लोगों को सर्च करेंगे किसी टॉपिक के लिए, तो आपको सेंस मिल जाएगी कि कौन सा बंदा जो है उसकी वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा है। तो मेरी वीडियो कोई भी ना कस्टम क्लियरिंग के ऊपर है, ना कोई वो बैंकिंग के ऊपर है, ना फ्रेट फॉरवर्डिंग के ऊपर है। मैं इनके ऊपर बोल सकता हूँ, लेकिन एक जर्नल सा बोल सकता हूँ कि प्रोसेस क्या है इनका, जो मैं काम के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। और ऐसे तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ जो है उसके मुतल्लिका। तो मैं बाकी चीज़ों को उतनी डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आप दूसरे जो लोग हैं उनको ज़रूर देखें, और ऐसे ही उनमें से एक एक जो आपको समझ आती है कि ये बेस्ट हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग इससे मैच करती है। ये एक वेवलेंथ भी होती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये तो वैसे बस मतलब टाइम पास कर रहा है, इसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप इस तरह से समझें तो उसको छोड़ दें। जिसको आप समझेंगे ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और हमें समझ आ रही है, तो उसको ले लें। एक क्लियरिंग एजेंट वाला ले लें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एक कोई फ्रेट फॉरवर्डर वाला ले लें, एक बैंकिंग वाला ले लें, और एक जनरल जो कमर्शियल ऑफिस में काम करते हैं, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है कमर्शियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो एक इस तरह का ले लें, तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की बेहतर हो जाएगी। तो इसी तरह आप अपने क्वेश्चन उन्हीं को पुट करते रहें जिनके मुतल्लिका हों के सर, या सबको कर दें, फिर देखें कि भाई क्या इनकी क्या ओपिनियन है, क्या ये बोलते हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन किया कि वो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो वो फिर उस वक्त उनको मायूसी होती है, या तो मैं वो कमेंट्स ड्रॉप कर देता हूँ, पढ़ के छोड़ देता हूँ, तो उनको जवाब नहीं देता, या मैं जवाब दूँ तो मैं कोई यहाँ वहाँ शाँ करता रहूँगा, तो भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए आप मुझसे कर लें, और अगर मैं जवाब ना दूँ तो फिर आप समझ जाएं कि मैं उस पर बोल नहीं सकता। तो इसलिए या मेरा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको बेहतर समझा कि मैं वो बोलूं जो मेरा टॉपिक है, जो मैं जानता हूं, तो मैं वो शेयर करूं, ना कि मैं उन चीज़ों के ऊपर बोलूं जो कि मैं जानता ही नहीं हूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।